गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। तो हम लोग ने क्रैश कोर्स कर रहे थे जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसको टॉपिक 1 हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने डाइपोल देख लिया है ना। टॉर्क तक हम लोगों ने पढ़ा था, मिनिमम टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है ना। किस तरह से टॉर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है ना। अब उससे आगे आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो एग्जामिनेशन का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, why do the electrostatic field why do the electrostatic field lines do not form a closed loop। ठीक है, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है ना, वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है। आप लोगों ने देखा था नेगेटिव। ठीक है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आप लोगों ने देखा था। ठीक है, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं, वो तो आउटसाइड निकलते हैं। सारे आउटसाइड होंगे। और नेगेटिव का क्या केस में क्या होगा, सारे इनसाइड आएंगे। सारे इनसाइड आएंगे है ना। तो अब देखिए क्लोज लूप फॉर्म होने के लिए क्या होता है, क्लोज लूप क्या होगा। अगर एक क्लोज लूप हम लोग देखेंगे है ना, यहाँ पर देखते हैं। अगर ये क्लोज लूप एक होगा, ठीक है, ठीक है, ये क्लोज लूप है। अब होता क्या है कि अगर अगर एक कोई भी पार्टिकल अगर क्लोज लूप करता है फॉर्म, तो उसमें क्या होगा, एक ही पार्टिकल से शुरू होकर उसी पे खत्म होता है। तो क्लोज लूप यहाँ पर कब बन सकता है, तो पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव से ये लाइन निकल के फिर वापस पॉजिटिव में अगर आएंगे, अगर एक ही बॉडी पे वो जा रहे हैं, एक ही बॉडी से आउटसाइड आ रहे हैं है ना, एग्जिट कर रहे हैं, और उसी बॉडी पे फिर एंटर कर रहे हैं, तो क्लोज लूप बनेगा। लेकिन देखिए पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या है कि वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहा है, आउटसाइड आ रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज में इनसाइड आ रहे हैं। तो ये क्लोज लूप नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही बॉडी पार्टिकल से अगर चार्जेस फील्ड लाइंस निकलते और उसी में फिर से वापस आते तो ही क्लोज लूप हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया है ना, कि वो क्लोज लूप नहीं बन सकते हैं। इसका रीजन आपको पता चल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। दो बॉल्स है, दो बॉल्स है ना, बॉल वन वन और बॉल टू। ठीक है, बॉल वन और बॉल टू है, टू इक्वल बॉल्स है। ठीक है, हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, एक का इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू कुलम, एक का ये क्यू कुलम है, ये भी क्यू कुलम है। ठीक है, क्वेश्चन दिया, आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। ये बॉल सस्पेंडेड है
ये Q और ये Q, ठीक है, बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों का इक्वल है, मान लीजिए एल एल, ठीक है। What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted the two between the two, ठीक है, कहने का मतलब है इसका कि अगर ये दोनों आपस में इंक्लाइंड है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पर पहले मीडियम हुआ करता था, ये मीडियम आप ले देखिए, कंप्लीट मीडियम स्टार्टिंग इनिशियली क्या था, यहाँ पर इनिशियली देखिए ये एयर है, ठीक है, एयर में है दोनों बॉल्स, है ना, और दोनों सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस डी मान लीजिए, ये आर मान लीजिए इसको डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, आपस में दोनों का। तो यहाँ पर फोर्स आपका लगेगा, फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू 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 वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू क्यू यहाँ पर सेम है, होगा क्या, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब के क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू, उसको टोटल लिखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ये एयर मीडियम के लिए है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, ठीक है, एयर और वैक्यूम, ठीक है, ये हुआ। अब क्या बोला गया है कि द टू लेंथ व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। अब बोलना है इन लोग का मतलब है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लास्टिक शीट दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है, ये प्लास्टिक शीट है, अब ये क्या होगा, यहाँ पर मीडियम इसका चेंज हो गया, एयर में था अब इसका मीडियम चेंज हो गया, तो एफ डैश क्या होगा, 1/4 पाई के इंटू के मान लीजिए इसका, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको के मान लीजिए, है ना, इंटू एप्सिलॉन बाई क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों के बीच का क्या रिलेशन आपका हो गया, है ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो F क्या था आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। F डैश आपका क्या हो गया, ये प्लास्टिक के लिए, और ये एयर मीडियम आप रखिए, ठीक है, इसमें क्या होगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या के एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, है ना, तो के टाइम्स इसका बढ़ गया, मान लिया डायरेक्टली कांस्टेंट है, तो F एयर बाई F प्लास्टिक आपका क्या आ गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या आएगा आंसर, एफ एयर बाई एफ प्लास्टिक इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा, ये के ऊपर आ जाएगा, के, है ना, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, एफ प्लास्टिक अगर आपको निकालना है तो एफ डैश प्लास्टिक इज इक्वल्स टू एफ एयर, एफ एयर बाई के, ठीक है, के आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, ये रिलेशन आपका आ जाएगा, है ना, और के क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्लास्टिक, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए
अब तीसरा देखिए, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इसके हम लोग जब हम लोगों ने कोर्स भी किया था, है ना, तो हम लोगों ने हम इसके बारे में बताया था कि क्या होता है। देखिए होता क्या है, अगर यहाँ पर एक केस ले लीजिए, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, कहने का मतलब है दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्शन अगर देखेंगे, तो इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पी हम लोग लेंगे, पॉइंट पी पर ठीक है, पॉइंट पी पर अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर आप डायरेक्शन यहाँ देखिएगा, डायरेक्शन कहाँ से निकलेगा, इस तरह से टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको पता चलेगा। तो इस पॉइंट पी पर आप देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दो डायरेक्शन है ना, तो इसमें दो डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन एक उस डायरेक्शन पे भी जा रहा है, तो दो डायरेक्शन है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन हो, है ना, वो सिंगल डायरेक्शन होता है। इस कारण से ये कभी नहीं हो सकता, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, तो एक वो कभी क्रॉस नहीं करते हैं आपस में, है ना, कभी ये क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, कहीं क्या होता है कि वो डेंस हो जाएंगे, ठीक है, कहीं डेंस होंगे और कहीं नॉन यूनिफॉर्म होंगे, दूर दूर रहेंगे आपस में, ठीक है, आपस में यहाँ पर डेंस है, डेंसली पॉपुलेटेड, है ना, और यहाँ पर आप रखिए सेपरेटेड, ठीक है, ये होगा केस, है ना, तो ये तीसरा हो गया। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन, why must electrostatic field at the surface of a charge conductor be perpendicular to every point on it, for ये क्वेश्चन आता, ठीक है। why must electrostatic field, अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है why must electrostatic field at a surface of a charge conductor be perpendicular to every point on it, ठीक है। एक कंडक्टर आप लोग ले लीजिए, अब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, उससे आउटसाइड होते हैं। अब ये क्या होता है, हर बार जो भी बाहर निकलेंगे वो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। अगर ये आप ले लीजिएगा लाइन, अगर ये लाइन आप देख लिया जाए तो ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर ये 90 डिग्री से ही क्यों जाते हैं, है ना, रेडियली आउटवर्ड जब भी निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेडियली आउटवर्ड होते हैं, तो 90 डिग्री एंगल क्यों बनाते हैं। होता क्या है कि देखिए, यहाँ पर अगर 90 से कम होगा, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा क्या, कि यहाँ पर कुछ फील्ड लाइंस आपको आएंगे, है ना, उसके कारण क्या होगा, एक हम लोग को एक करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या होगा कि एक करंट प्रोड्यूस होने के कारण, ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स है, और ये चार्ज तो स्टेबल है ना, ये स्टैटिक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है,
स्टेशनरी चार्ज होते हैं, स्टेशनरी चार्ज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो स्टेशनरी चार्ज में आपको ये करंट का तो पॉसिबल है नहीं, इस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, आपको ये देख लेना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखिए, 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance d shown apart in the figure. The electric field lines is 0 at the point P. इसका डायग्राम मिसिंग है। इसका डायग्राम देख लीजिए। दो पॉइंट चार्ज है, एक है यहाँ पर Q1 और ये है Q2। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है P, ये P पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance d। ठीक है, दो डिस्टेंस d में प्लेस किए हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट अ पॉइंट P। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका 0 है। तो राइट डाउन टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होते क्या है? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होंगे? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया गया है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जीरो कैसे हो रही है? तो क्या कंक्लूजन हम लोग पता चल रहा है कि Q1 और Q2 पे अगर P पॉइंट पे अगर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है ना? यहाँ पर फिगर में देखिए Q1 और Q2। तो पहला कंक्लूजन ये हो सकता है कि Q1 और Q2 अपोजिट चार्ज होंगे, आइदर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या होगा? कंक्लूजन्स, पहला Q1 and Q2 are opposite in sign। ठीक है, पहला ये होगा Q1 और Q2 अपोजिट साइन हो गया। और दूसरा क्या होगा कि F, देखिए अब आप क्या है यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। ठीक है, तो r जितना भी छोटा होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका Q1 का इंटेंसिटी, अगर Q इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है, D है ये पॉइंट, मान लीजिए कोई A है डिस्टेंस, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, पहला चार्ज के लिए इंटेंसिटी क्या होगा? Q1 के लिए क्या होगा? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। क्या होगा आपका? D प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और E2 के लिए क्या होगा? 1/4πε0। ठीक है, Q/a²। ठीक है, तो आपको पता है D प्लस ए, उसको क्या है, देखिए पहला वाला को क्या है D प्लस A² करना है।
ठीक है। अब दोनों अगर जीरो होंगे, जीरो कैसे होगा, अपोजिट और इक्वल होगा। E1 अगर E1 इज इक्वल्स E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा, है ना। तो E1 इज इक्वल्स टू माइनस E2, ये आएगा, ठीक है। आपको ये देखना है, ये आना चाहिए E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो E1 इज इक्वल्स टू माइनस E2 होना चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों का फोर्स इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, जब ये देखना आपको इसमें दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो Q चार्ज है, पहला वन Q1 रखिए इसमें, Q1 और Q2, ठीक है। तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, है ना। Q1 का अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 शुड बी ग्रेटर देन Q2, ठीक है। तभी हो पाएगा ना, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो ज्यादा हो रहा है, इसका डिस्टेंस को कम, ए स्क्वायर कम होगा, और वो क्यू ए डी प्लस ए स्क्वायर लिख करना है, उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसका केस हुआ, ठीक है। अब क्या है, सिक्स आपको देख लेना है कि डिफाइंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये क्वेश्चन आया है आपको। तो डिफाइन क्या होता है स्केलर, आप जब भी आप ये डाइपोल होता क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। माइनस प्लस, तो ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग को अगर दिखाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग को, तो ये हो गया हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल हो गया। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी डाइपोल मोमेंट हम लोग को डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू क्यू, कोई सा भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, इंटू टू इंटू ए, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आपको डाइपोल मोमेंट ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखिए, अब इसमें क्या पूछा गया है कि इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको पहले भी बताया गया है ना, कि डाइपोल का ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डाइपोल क्या होता है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया डाइपोल आपका। अब आगे देखिए, ठीक है।
क्वेश्चन 6 तक हुआ था, क्वेश्चन 7 हम लोग देखते हैं। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r ड्यू टू द पॉइंट चार्ज q। ठीक है, तो इसका देख लीजिए। अब बोला गया है इसमें होता क्या है, आपको ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग को करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें है क्या, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अब आपको देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है, शेप। ठीक है, ये हो गया आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आर। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इस तरह का इसका ग्राफ होगा, एक पैराबोलिक ग्राफ एक होता है। ठीक है, अब उसको देख लिए। अब आपको अगला क्वेश्चन देखिए। अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपको, आपसे बोला गया है अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इज फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक है वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में प्लेस्ड है। और यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा है आपका। ठीक है, प्लस चार्ज प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। अब बोला गया है कि प्रोटॉन किस डायरेक्शन मूव करेगा, तो आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही फोर्स लगता है। तो एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है ना। तो यहाँ पर पी हो गया आएगा, अगर मान लीजिए पी का हम लोग चार्ज मान लीजिए पी इंटू ई। ठीक है, स्मॉल पी ले लीजिए, पी इंटू ई। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन पे। फोर्स इस डायरेक्शन पे हम लोग को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैट्स में इस डायरेक्शन में प्रोटॉन पे होगा। अगर वही नेगेटिव रहता, है ना, अगर नेगेटिव एक चार्ज आप ले लीजिए, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है ना, तो इस पे शेप, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स लगता है। ठीक है, पॉजिटिव का केस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही लगेगा और नेगेटिव में अपोजिट लगेगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, आप देखिए क्या है। In which orientation a dipole placed in electric field is in stable equilibrium or unstable equilibrium। तो यहीं पर हम आपको बता देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पर, एक डाइपोल है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पहले क्या होता है ना? इक्विलिब्रियम केस कब आता है? जैसे आपको पता है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, है ना? तो इसका ये क्या हो, पी है आपका डाइपोल मोमेंट इनटू ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो पी क्या होता है ना? पी इंटू ई। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या, पी ई साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, है ना? जब ये साइन 90 डिग्री होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू टी मैक्स ये होगा पी इंटू ई साइन 90, साइन सॉरी साइन 0, ये मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉर्क का हो गया केस। अब आपको देखिए इक्विलिब्रियम कब होगा, जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी के डायरेक्शन में अगर डाइपोल आपका अलाइंग है ना, इसके बीच में कोई एंगल नहीं हो, ये एंगल क्या हो जाएगा आपको, पैरेलल है। तो ये 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है ना? ये अगर मान लीजिए साइन पी साइन 0, तो क्या होगा, साइन 0 0 होगा। टॉर्क, कहने का मतलब है इस डाइपोल पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है ना? ये होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस क्यू माइनस क्यू। अभी भी क्या देखिए, टॉर्क इसमें 0 है, ठीक है, टॉर्क इसमें 0 है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका डायरेक्शन, डाइपोल का, डाइपोल का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ देख लीजिए नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होगा, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा, ये पहला केस के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या तो साइन थीटा 180 डिग्री, ठीक है, दोनों केस में 0 होगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 का केस में ये हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का केस में ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये अनस्टेबल होगा। देखिए इक्विलिब्रियम में दोनों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा है कि अगर टॉर्क 0 है तो इक्विलिब्रियम आपका कंडीशन आएगा, दोनों अलाइंग है ना? लेकिन अगर 0 डिग्री पे है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में अलाइंग है, तो ये होगा स्टेबल कंडीशन। और अनस्टेबल क्या है कि उसका 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंग है ना? तो ये उसका अनस्टेबल कंडीशन होगा, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ठीक है, तो आज तक हम लोगों ने इतना क्वेश्चन डिस्कस किया। अब कल से हम लोग इससे आगे की जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करके उसके बाद फिर आगे टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। थैंक यू।